थानेसर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुए हैं वो अपने आप में एक अद्भुत विकास है। जहां एलिवेटेड ट्रैक हम पेरिस में सुनने को मिलती थी और उसके बाद हरियाणा में आई तो रोहतक में देखने को मिलती थी। देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी माननीय मोदी जी ने उसका जो जीर्णोद्धार किया है, जो उसका उद्घाटन किया है, वो थानेसर विधानसभा के गांव फतेहपुर में किया है। जो यहाँ से एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा लेने के साथ साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, ये हम सौभाग्यशाली हैं। अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गईं, लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी ना किसी इस तरह की दिक्कतें रहती हैं और वो दिक्कत वाले व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकते, किसी समुदाय का भला नहीं कर सकते। जो नेगेटिव कह के नैरेटिव सेट करते हैं कि देखो एंटी इनकम्पेंसी है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। चीजें बढ़ाने के लिए फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा तो वहां व्यवस्था उर्द गिर्द होगी। बात आती है कि अगर डी शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? मैं उसको सही मानता हूं जो पार्टी ने हमारे बीच में नेता चुनकर भेजा है, चाहे वो हमारे विधायक जी हैं, चाहे माननीय नवीन जिंदल जी हमारे एमपी साहब हैं। तो हर कार्यकर्ता का एक दायित्व होता है कि वो नेता की नीति पे काम करे, पार्टी की नीतियों पे काम करे, सर्व समाज को साथ लेकर काम करे और अपना पक्ष रखे, पार्टी से टिकट मांगे। और पार्टी को अगर लगता है कि वो व्यक्ति अगर विनिंग कैंडिडेट है, सीट निकाल सकता है, तो निश्चित तौर पर उसको टिकट देती भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं थानेसर विधानसभा सीट पर, जहां डीडी और डीपी ये दो नाम बड़े चर्चा में हैं। डीडी जहां भाजपा के नेता हैं, भाजपा की टिकट मांग रहे हैं थानेसर विधानसभा सीट पर और टिकट न मिलने पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और सार्वजनिक मंचों पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा, जो कि यहाँ से विधायक भी हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, भाजपा को भी टारगेट कर रहे हैं। वहीं डीपी, जो खुद को राज्य मंत्री सुभाष सुधा का राम भगत हनुमान कहते हैं और हर बार उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपाल चौधरी डीपी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और राज्य मंत्री सुभाष सुधा के बहुत करीबी हैं और साहिल सुधा के भाई की तरह हमेशा उनके चुनाव प्रचार में, राज्य मंत्री के चुनाव प्रचार में नजर आते हैं। इस चुनाव में डीडी और डीपी क्या असर दिखाएंगे, इस विषय को लेकर आज हम डीपी चौधरी के साथ चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार डीपी भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार वधवा जी। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत मेरा अभिवादन और नमस्कार। डीपी भाई साहब, आप लगातार जो है राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हर जगह उनके सुरक्षा कवच की तरह जो आप उनके साथ चलते हैं। जिला परिषद चुनावों में भी हमने देखा कि जिस प्रकार साहिल और डीपी की जोड़ी जो है पूरी चर्चा में रही। अब विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में भी आपने पूरा नवीन जिंदल का साथ दिया, राज्य मंत्री के साथ चले। आपके वार्ड में नहीं बल्कि पूरे थानेसर में कई कार्यक्रम आपने आयोजित करवाए और बीते दिन रोड समाज का भी बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हुआ। तो ऐसे में थानेसर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। थानेसर सीट पर सुभाष सुधा, नेचुरली बात है, उन्हीं का ही नाम चर्चा में कि वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 10 साल में जो टाइम गुजरा है, भले ही सरकार विकास की बात कर रही हो, उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसकी क्या वजह लगती है? देखिए वधवा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। थानेसर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुए हैं वो अपने आप में एक अद्भुत विकास है। क्योंकि पूरी 90 विधानसभा क्षेत्र के आप विकास देखिए, जहां एलिवेटेड ट्रैक हम पेरिस में सुनने को मिलती थी और उसके बाद हरियाणा में आई तो रोहतक में देखने को मिलती थी। माननीय सुभाष सुधा जी ने वो थानेसर में आज वो बनकर तैयार हो चुकी है, ये स्थापित करने का काम किया है कि एक विकास पुरुष की संज्ञा से काम करने वाले व्यक्ति हैं। देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी माननीय मोदी जी ने उसका जो जीर्णोद्धार किया है, जो उसका उद्घाटन किया है, वो थानेसर विधानसभा के गांव फतेहपुर में किया है। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। उसके साथ ही मेरे गांव में नर्सिंग कॉलेज जो 7 एकड़ में बनकर तैयार हो चुका है। हमारी बहन बेटियां, बच्चियां और बच्चों को जो यहाँ से एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा लेने के साथ साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, ये हम सौभाग्यशाली हैं। हमारी 1200 बेटियों के लिए गाँव पलवल में कन्या महाविद्यालय बनाना अपने आप में अद्भुत है। आपने देखा होगा कि पुराना हमारा हॉस्पिटल था,
कितनी जर्जर हालत में था। अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गईं, लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली। आज 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार है और 100 बेड का हॉस्पिटल बनने के लिए पूरी तैयारी पे है। डीपी भाई साहब, इतना विकास अभी आपने बताया, मैंने आपको रोक दिया, अभी आप और भी विकास की अगर हम बात करने के तो आप बहुत से काम और भी बता देंगे। जी जी जी। अगर इतना ही विकास हुआ है उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी जो देखने को, उसका क्या वजह क्या है? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जिस तरह का रोड मैप थानेसर विधानसभा का विधायक सुभाष सुधा जी ने बनाया, माननीय राज्य मंत्री जी ने ऐसी सोच लेकर पैदा करने का काम किया कि एक विजनरी व्यक्ति होने के साथ साथ उन्होंने ये धरातल पर काम करने का, स्थापित करने का, गिनवाने का नहीं, ये स्थापित करके दिखाने का काम किया है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी ना किसी इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, और वो दिक्कत वाले व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकते, किसी समुदाय का भला नहीं कर सकते, किसी क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। वो इस तरह के टोटके मार सकते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, यानी सब कुछ हो रहा है, नैरेटिव सेट हो रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से जाकर देखिए, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, आपकी गरिमा समाज में एक ऐसा स्तंभ स्थापित करती है कि आपने हर सही को, गलत को दिखाना आपका काम है, और ये जो आपका सत्यापन चलता है उसी से लोगों को विश्वास होता है आपके चैनल पर। आप बताइए, क्या ये काम शहर में नहीं हुए? काम निसंदेह विकास कार्य तो हुए हैं दिख रहे हैं। तो ये लोग जिनके पेट में दर्द है, जिनको सिर्फ अपने राजनीतिक जुमले करने हैं, जिनको सिर्फ अपना अट्रैक्शन करना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं जो नेगेटिव कह कह के नैरेटिव सेट करते हैं कि देखो एंटी इनकम्पेंसी है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। चीजें बढ़ाने के लिए फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा, और फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा तो वहां व्यवस्था खिर्द बिर्द होगी, और जब वो फाउंडेशन मजबूत होगी, उस अच्छी बिल्डिंग का निर्माण होगा और अच्छे विकास कार्य का निर्माण होगा। ऐसा हमने बचपन से देखा है। चलिए मान लेते हैं बात, नैरेटिव कोई सेट कर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी कोई मतलब प्लान कर रहा है जी, लेकिन बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव आ गए, सब कई लोगों की इच्छा होती है कि मुझे भी चुनाव लड़ना है जी, और इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, चुनाव लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं है, जनता तय करेगी किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। भाजपा के ही नेता हैं जय भगवान शर्मा डीडी जी, बड़े चर्चा में है क्योंकि लगातार जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों में भीड़ भी उमड़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि मैं भाजपा की टिकट मांग रहा हूं, अगर भाजपा मुझे टिकट दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भाजपा के खाते में उस झोली में वो टिकट डाल दूंगा, अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देती तो मैं आजाद लड़ूंगा। अब बात आती है कि भाजपा का ही नेता राजनीतिक मंच पर कार्यक्रमों में, अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में राज्य मंत्री को टारगेट करता है, आपके नेता को टारगेट करता है, कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों पर भी आरोप लगाता है और उसके बाद वो भाजपा की ही टिकट मांग रहा है। बात आती है कि अगर डीडी शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी की नीतियों पर काम करता है। मैं उसको सही मानता हूं जो पार्टी ने हमारे बीच में नेता चुनकर भेजा है, चाहे वो हमारे विधायक जी हैं, चाहे माननीय नवीन जिंदल जी हमारे एमपी साहब हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं। हमने उनके नेतृत्व में काम करना है, ये हमारा धर्म है। हमने अपनी पार्टी के प्रचार को, देश में पार्टी के जो नेता बनकर उभरे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री और लगातार तीसरी बार बने हैं, कितनी आस्था, कितना विश्वास देश की जनता के प्रति उन्होंने अपना जताया है और देश के लोगों ने भी उन पर विश्वास जता के तीसरी बार उनको बनाया है। तो हर कार्यकर्ता का एक दायित्व होता है कि वो नेता की नीति पे काम करे, पार्टी की नीतियों पे काम करे, सर्व समाज को साथ लेकर काम करें। हम एक बात कहते हैं कि इसमें कोई जेलसी नहीं होती, पार्टी में प्रतियोगिता होती है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं सक्षम हूं और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, बिल्कुल प्रतियोगी के तौर पे आए और अपना पक्ष रखे, पार्टी से टिकट मांगे। और पार्टी को अगर लगता है कि वो व्यक्ति अगर विनिंग कैंडिडेट है, सीट निकाल सकता है, तो निश्चित तौर पर उसको टिकट देती भी है। आप पिछली बार, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, पिछली बार जब जय भगवान शर्मा डीडी जी को पेवा से चुनाव लड़वाया गया था और वो बड़े नजदीक के मार्जिन से पीछे रह गए थे, क्या उनका दायित्व और उनका धर्म पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करना नहीं था? उसके बाद दल बदल करने के बाद फिर पार्टी में आना और आने के बाद पूरी निष्ठा से काम
करने की बजाय ये कहना कि मुझे टिकट दो नहीं तो मैं आजाद लड़ूंगा। देखिए, ऐसी संज्ञा, ऐसे व्यक्तित्व पार्टी में नहीं चला करते। पार्टी में हमें पेशेंस के साथ, ये जरूरी नहीं है हर सबको टिकट मिले, ये जरूरी नहीं है हर सबको दायित्व मिले, ये जरूरी नहीं है हर सबको चेयरमैन मिले, ये जरूरी नहीं है हर सबको मंत्री और मुख्यमंत्री बना सके। वो चेहरा एक होता है। हम कार्यकर्ता हैं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने नेताओं के हनुमान बन के जनता के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सरकार की नीतियों का फायदा कराए और इनका तालमेल बनाकर अपने विजन को आगे बढ़ाए। मेरा प्रश्न ये था, आप राजनीति में बहुत पुराने चेहरे हैं, पूरा अनुभव रखते हैं, थाने सर की पूरी नब्ज को पहचानते हैं वोटरों की, तो आपको क्या लगता है अगर जय भगवान शर्मा डीडी आजाद चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के टिकट पर सुभाष सुधा लड़ते हैं, कांग्रेस के टिकट पर अशोक गौड़ा लड़ते हैं और जय भगवान शर्मा डीडी आजाद चुनाव लड़ते हैं, तो उसका राज्य मंत्री सुभाष सुधा को, कैंडिडेट सुभाष सुधा को कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि दो तरह के वोटर होते हैं। एक सत्ता पक्ष के साथ चलता है जो उन पे विश्वास करता है कि उनकी नीतियों ने अच्छा काम किया है। एक विपक्ष का माइंडेड होता है जिनको लगता है कि मेरे अधिकार का हनन हुआ है, मैं विपक्ष के साथ हूं। ये दो तरह के वोटर होते हैं। अगर हमने काम अच्छे किए हैं, हमारे नेताओं का विजन अच्छा है और माननीय राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी ने लोगों के बीच में रहकर, चाहे वो कोविड का टाइम था, चाहे उनकी सर्जरी का टाइम था, चाहे उनकी पुत्रवधू की बीमारी का टाइम था, लोगों के बीच में रहकर ये प्रमाणित करने का काम किया है कि उन्होंने सबसे पहले अपना हल्का और हल्के के लोग और उनके लिए विकास का विजन का जो मॉडल है वो सर्वोपरि है। उन्होंने परिवार नहीं देखा, उन्होंने अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, उन्होंने किसी तरह के उलझनों को नहीं देखा, विपक्ष क्या कह रहा है उन्होंने ऐसी किसी प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने विकास के मॉडल को, थानेसर को चमकाने के विजन को देखा है। और उसी के चलते मैं ये मानता हूं कि जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, जो मानते हैं कि थानेसर में विकास हुआ है, जो आस्था रखते हैं कि कुरुक्षेत्र आज आगे बढ़ रहा है, जो मानते हैं कि कुरुक्षेत्र के विकास में चार चांद लगे और कुरुक्षेत्र में बदलाव हुआ है, तो वो आज आने वाले समय में पार्टी का भी साथ देंगे और माननीय सुभाष सुधा जी का भी साथ देंगे। और जो नेगेटिव लोग हैं, भाई वो डीडी जी के पास जाए, चाहे अशोक अरोड़ा के पास जाए, चाहे वो गुप्ता जी के पास जाए, चाहे किसी भी पार्टी के कैंडिडेट के पास जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें नुकसान की बात है। मुझे ये लगता है जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वो जरूर साथ देंगे और इसमें हमें आने वाले समय में भरपूर लोगों का समर्थन मिलेगा। चौधरी साहब, आपका हर शब्द जो है पार्टी के प्रति, राज्य मंत्री सुभाष सुधा के प्रति आपकी समर्पण भावना को दर्शाता है। बात फिर वही आती है क्योंकि डीपी और डीडी ये दो शब्द चर्चा में है इस चुनाव में, खासकर आप उनके साथ हैं, वो उनके खिलाफ हैं। बात है कि लोगों में ये चर्चा है कि अगर डीडी शर्मा चुनाव लड़ते हैं, आजाद चुनाव लड़ते हैं, जितने भी वो वोट लेते हैं, निसंदेह असर दोनों पे पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे भाजपा का उम्मीदवार हो, दोनों का वोट बैंक खराब होगा। फर्क इतना है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। बात आती है कि आप अगर राज्य मंत्री सुभाष सुधा के हनुमान है, तो डीडी कैंडिडेट के रूप से जो सुभाष सुधा को वोट बैंक में उनकी सेंध लगने वाली है, आप उनके रक्षक बनकर, उनके हनुमान बनकर किस प्रकार उनकी रक्षा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्मानित लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा शहर के। आज हमारे जो कुरुक्षेत्र शहर के प्रबुद्ध लोग हैं वो बड़े बुद्धिजीवी और सुलझे हुए लोग हैं, जिन्होंने यहाँ महाभारत के समय की गाथाएं सुनी, जिन्होंने गीता के माध्यम से गीता का ज्ञान सुना। उनको पता है धर्म और अधर्म का, उनको पता है सही और गलत का। मैं नहीं मानता कि वो वोट खराब करेंगे, वो नुकसान करेंगे। वो आज इस विकास के रण में पार्टी का साथ देंगे, नेता का साथ देंगे। अब बात आती है हमारे कार्यक्रम की कि किस तरह से हम अपना कार्यकाल, किस तरह से हम अपनी जिम्मेवारी और किस तरह से इस रण में हम अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मैंने पिछले लोकसभा क्षेत्र में के चुनाव में मेरे वार्ड के 22 गांव थे और 22 गांव से हम 17 गांव में जीत कर आए हैं। हमने 2054 वोट से यहाँ से लीड देने का काम किया है। और आपको बता देना चाहता हूं, अब मेरे पास एज ए संयोजक पूरे विधानसभा हल्के की जिम्मेवारी है। तो मैं मानता हूं कि मेरे जैसे वो एनर्जेटिक लोग
वो सही सोच के लोग जो विकास को चाहते हैं, जो विश्वास को मानते हैं, जो देश के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हैं, जो किसान का बेटा नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आज प्रदेश में हर वर्ग की सुनवाई करता है, हर आदमी को सम्मान देने का काम करता है और हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करता है, हर योजनाओं को युवाओं के लिए लागू करता है, किसान को उसके अधिकार से सम्मान देता है, ऐसे बेटे के साथ लग के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और वो सब साथी हमारे साथ लग के पार्टी को मजबूती के साथ जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमने हर समाज में बेटा बनकर, सेवक बनकर काम किया है। मुझे गर्व है हर समाज पर कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और अगर मैं किसी के पास वोट के लिए जाऊंगा, मैं किसी को साथ के लिए जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर वो लोग पिछले काफी लंबे समय के व्यक्तित्व को देखते हुए हमारा साथ भी देंगे और इस विकास और विश्वास की राजनीति में आके साथ चलकर एक नया बदलाव भी करेंगे और मजबूती देकर पार्टी को पुनः जिताने का काम करेंगे। आपने जैसे खुद ही बताया कि थानेसर के प्रभारी भी हैं आप, विधानसभा चुनाव में आपको ड्यूटी दी गई है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है तीसरी बार भाजपा के खाते में लगातार सीट डालना, हैट्रिक बनाना और उम्मीदवार को विधानसभा में भेजना, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, हमारे थानेसर के प्रभारी हैं बड़े भाई रविंद्र सांगवान जी, जिनका बहुत पुराना संगठन का अनुभव है और वो एक ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता है पार्टी से जिनसे हमेशा सीखने को मिलता है। 2014 में भी जब उनकी जिम्मेवारी पहले भी लगी, 19 में भी लगी, तो जहां जहां जिम्मेवारी लगी उन्होंने जिताने का काम किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसे नेतृत्व के नीचे एज ए संयोजक में काम कर रहा हूं। संयोजक में अपने आप को प्रभारी नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता मानता हूं, क्योंकि मेरा काम है कोऑर्डिनेट करना, मेरा काम है तालमेल बिठाना, मेरा काम है जहां कोई व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था को ठीक करना, मेरा काम है नेता के प्रोग्राम को लाइन अप करना, नेता की बात जनता तक पहुंचाना और जनता की मुद्दे उठाकर सर्व समाज और सर्व कल्याण के लिए जो विकास हित में काम हो वो नेताओं तक पहुंचाना। मैं अपनी टीम के साथ पूरी निष्ठा के साथ, अपने नेताओं के में आस्था रखते हुए पूरे सम्मान के साथ थानेसर विधानसभा में आगे बढ़कर हम पूरी टीम, पूरे नेता, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, माननीय सुभाष सुधा जी का हर चहेता उनको विजय बनाएगा और माननीय नायब सैनी जी का हर लाडला उनको पुनः सीएम बनाएगा। और फिर देखना कि ये विकास का पहिया जिस रफ्तार से चल रहा है, जो नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़ रहा है, वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में जो आगाज होगा, विदेश में बैठे हमारे बच्चे आज सम्मानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जिस तरह से उनको सम्मान मिलता है, वो भी प्रचारक के तौर पर प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धर्मपाल चौधरी डीपी। बात डीडी और डीपी से शुरू हुई थी। डीपी चौधरी का हर शब्द आपने सुना, आपने देखा, उनके हाव भाव पड़े होंगे कि इनका हर शब्द नहीं बल्कि खुद तन मन धन से ये भाजपा के प्रति, राज्य मंत्री सुभाष सुधा के प्रति समर्पित हैं। बात अपने से अपने की सुरक्षा की है, क्योंकि जय भगवान शर्मा डीडी भी अपने हैं क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी अपने हैं क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और डीपी चौधरी भी खुद भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अपने से, अपनी पार्टी के उसी कार्यकर्ता से अपने राज्य मंत्री सुभाष सुधा की सुरक्षा करना और तीसरी बार उन्हें विधानसभा में भेजना, उनकी हैट्रिक बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जनता तय करेगी कि किसे विधानसभा में भेजना है और कब भेजना है, फैसला जनता के हाथ में। लेकिन डीपी चौधरी ने अपने शब्दों से स्पष्ट कर दिया है कि वो पूरी तरह से ढाल बनकर एक बार फिर राज्य मंत्री सुभाष सुधा के हनुमान बनकर उन्हें तीसरी बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।